नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से कई इलाकों में भाषा के मुद्दे को लेकर तनाव है। जगह जगह हंगामा है, बवाल है। लोग जबरन एक दूसरे के ऊपर मराठी बोलने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन सपनों का शहर मुंबई मराठी भाषा विवाद में ज्यादा उलझा हुआ है, जहां राज ठाकरे के कार्यकर्ता लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से मराठी बोलने की जबरदस्ती कर रहे हैं। कोई अगर नहीं बोल पाता है तो भाषा के नाम पर एमएनएस कार्यकर्ता उसकी पिटाई करने से भी बाज नहीं आते हैं। यहां तक कि कई बार पीट दिया जाता है, झापड़े रशीद कर दी जाती हैं और माफी मंगवाई जाती है। तकरीबन हर रोज किसी ना किसी को पीटने वाला वीडियो सामने आ ही जाता है। इनका पाला आज घाटकोपर में एक महिला के साथ पड़ गया। एक मार्केट में एक महिला से मराठी बोलने को कहा जाता है, लेकिन वो महिला उन गुंडों की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तो वो कहती है कि क्या तुम हिंदुस्तानी नहीं हो? इस सवाल का जवाब सूझता नहीं है। उसके बाद ये कार्यकर्ता वहां से भाग खड़े होते हैं। इससे पहले ट्रेन में भी इस सीट पर बैठने को लेकर भाषा ने तूल पकड़ लिया था, जहां महिलाएं ही महिलाओं से मराठी बोलने की जबरदस्ती कर रही थी। वहां भी महिलाओं ने जमकर फटकार लगाई थी। तो ऐसे में क्या मराठी भाषा की ये जबरदस्ती अब बेइंतहा होती जा रही है? क्या बीएमसी चुनाव को देखते हुए भाषा पर तनाव है? और क्या महिलाओं ने भाषा के नाम पर उपद्रव करने वालों के खिलाफ सबक सिखाने की कसम खा ली है? सवाल यह भी है कि देश के ही एक राज्य में राजकीय भाषा को कमतर क्यों आंका जा रहा है, और मराठी भाषा के नाम पर जोर जबरदस्ती कहां तक जायज है, कब तक होती रहेगी? सवाल यह भी कि भाषा के नाम पर एमएनएस की मनमानी कब तक चलेगी? चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। मराठी बोलो। कॉल चालू है ना? मला महाराष्ट्र तुला धंदा करायला काय नाही, जा तिकडे युपीला बिहारला. समजलं काय? समजलं काय? कसं करते? काय करते तुम्ही? मी काय करते? इस मुद्दे में जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि लोग भी अब इस तरह की कोशिश करने लग गए हैं, जो कोशिश एमएनएस के लोग कर रहे हैं, जो दुर्व्यवहार एमएनएस के लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग शामिल होते दिख रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा, मराठी भाषा का मुद्दा, ये विषय, इसे आम लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं क्या? कुछ लोग ही कर रहे होंगे, गिने चुने लोग ही कर रहे होंगे, लेकिन इसका पेनिट्रेशन खतरनाक है। खतरनाक इस लिहाज से है, सभी पैनलिस्ट को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज, थैंक यू पीसीआर। खतरनाक इस लिहाज से है क्योंकि अगर आम जनमानस में यह भावना पेनिट्रेट करने लगी, उतरने लगी, तो फिर देश के लिहाज से यह ठीक नहीं होगा। और इस बारे में बातचीत बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए एडवोकेट सुशील व्यास, प्रवक्ता
शिवसेना शिंदे गुट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। किशोर तिवारी सर जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। दर्शकों आपका भी एक बार फिर से तहे दिल से बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल, चूंकि सबसे सीनियर हमारे बीच में किशोर तिवारी जी हैं और शिवसेना यूबीटी से आते हैं, और साथ ही साथ अभी हमने देखा था कि एमएनएस शिवसेना यूबीटी का एक मिलन समारोह भी हुआ था जहां दोनों भाई साथ साथ नजर आए थे। सवाल इस बात को लेकर है कि किशोर तिवारी जी, आप हिंदुस्तानी हैं या फिर आप पहले मराठी हैं फिर हिंदुस्तानी हैं? देखिए, ये विवाद शायद विवेक शांडिल मीडिया बहुत उछाल रही है। मैं बताता हूं कि बंबई में या पूरे महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय और मराठी भाषीय लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं। मराठी और मराठी का जो विवाद है वो ये जब तक चुनाव नहीं होंगे पूरे तब तक इसका दोहन होते रहेगा। लेकिन आपने ये फोटो अच्छा लगाया है, हिंदी की लड़ाई महिलाओं पे आई, और जो दो ऊपर बताए हैं आपने, तो ये पूरा जो विवाद है इसकी जड़ में देवेंद्र फडणवीस यानी भाजपा सरकार है, और देवेंद्र फडणवीस ही यह सब करा रहे हैं। क्योंकि जब तक मराठी भाषा का विवाद रहेगा और हिंदी भाषी लोगों का ये डिस्कशन, ये सब मारपीट आते रह गई, तब तक बीजेपी के हिंदी भाषी वोट इंटैक्ट रह गया, ऐसा इसको लगता है। हाँ, और मराठी भाषा में तो एकनाथ शिंदे भी इन्होंने फोड़ लिए है, कुछ बीजेपी के कट्टर अंधभक्त है। तो ये सब विवाद की जड़, पूरी विवाद की जड़ भाजपा का घटिया राजनीति है। लेकिन मैं बताता हूं, आपको महाराष्ट्र में रहना है विवेक, आपको मराठी आती है, फिर भी मैं भोजपुरी बोलूंगा, मैं हिंदी बोलूंगा, ये विवाद लोगों ने भी नहीं करना चाहिए। आप रोजी रोटी महाराष्ट्र में कमाते हैं, आपको मराठी आती है, आपकी जिंदगी गई है, तो आप मराठी बोलिए ना, टूटी फूटी बोलिए, पर मराठी बोलिए लोगों से। कोई कितने जबरदस्ती की है वस्तु है, क्या है? तिवारी जी, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप कर्नाटक में जाओ, गुजरात में जाओ, तो लोग वहां पे रहने वाले लोग अपनी मर्जी से बोलते हैं ना, वहां बातें करते हैं। महाराष्ट्र में भी मैं खुद हिंदी भाषी हूं, लेकिन मैं पूरा पढ़ाई लिखाई मराठी में की है, और मराठी का जो साहित्य है उसको मुझे गौरव है, और मैं मराठी ही बोलूंगा। और महाराष्ट्र में रहना है आपको। ये चलिए, मैं आपको शायद ये जानकारी होगी, आप बहुत सीनियर हैं। मराठी जिस लिपि से आती है वो देवनागरी, और हिंदी जिस लिपि से आती है वो भी देवनागरी है। तो एक तो जड़ें दोनों की सेम है। मैं इस डिबेट पे खैर नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिकल डिबेट ही करता हूं। तो तिवारी सर, सवाल यह है कि आपने बड़ा एक जिस तरह से आपने सादगी वाले अंदाज में कह दिया कि ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, नाम तो एमएनएस का आ रहा है, तो क्या राज ठाकरे जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? जब उद्धव जी मराठी भाषा की बात करते हैं तो क्या उद्धव जी भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? अब एक बताता हूं, राज ठाकरे की जो मीटिंग थी जिसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे स्टेज पे आए, राज ठाकरे ने बोला कि कोई मुजोरी करता है तो उसके कान पे बजाते हो तो जरूर बजाओ, लेकिन वीडियो मत बनाओ। जब राज ठाकरे ने कहा है वीडियो मत बनाओ, तो ये वीडियो कैसे बाहर आते हैं? ये वीडियो, भड़काऊ वीडियो जो है, ये बीजेपी वाले के आईटी सेल से ही पूरे रिलीज होते हैं। विवेक, महाराष्ट्र में है ना, हिंदी और मराठी और मराठी के वाद के जनक देवेंद्र फडणवीस है। कमाल की दलील दे रहे हैं आप। कह रहे हैं कि कान के नीचे बजाओ लेकिन वीडियो मत बनाओ, तो वीडियो बनाने वाले बीजेपी के लोग, लेकिन कान के नीचे बजाना ठीक है, आप इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, जो भी कान के नीचे बजाने वाले लोग हैं, तो सरकार महाराष्ट्र की है, किस पे कार्रवाई की आज तक?
अरे महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, इसका मतलब ही है कि वो उनके ही कार्यकर्ता है। देवेंद्र फडणवीस के बोलने से ही ये बेचारे इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। ये सब जितने तुम का ढूंढ ढांड के लाते हो ना, ये आप लोग शाम के डिबेट के लिए दोपहर में करवाते हो। कमाल है, ये बीजेपी की पूरा एजेंडा बीजेपी का है। हाँ, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी बड़े खुश है। हाँ, बेचारे बहुत अच्छे से रह रहे हैं। हिंदी और मराठी और मराठी लोग भाई भाई से रिका रह रहे हैं। मतलब वहां का नेता मैं खुले बता रहा हूं। खुलेआम मंच पर आकर कहे कि भाई कान के नीचे बजाओ लेकिन वीडियो मत बनाओ, और हमारे पैनल पे बैठे किशोर तिवारी जी उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो फिर हिंदी भाषी क्या करे फिर? नहीं नहीं, ये देखो, अगर आपको मराठी आती फिर भी आप बोलेंगे, हाँ विवेक, फिर भी आप बोलेंगे कि मैं भोजपुरी बोलूंगा। अरे पालघर में आप भोजपुरी बोलोगे, यानी आप डिजर्व करते हैं। अगर विवेक आपको मराठी आती है और आप आके आप कह रहे कहते हैं, पिटना आप डिजर्व करते हैं? नहीं, जिस तरीके से 20-25 कान के नीचे बजाए वो थोड़े ज्यादा हो गए थे, लेकिन कुछ तो बजाने चाहिए, क्योंकि आप महाराष्ट्र में आकर रोजी रोटी कमाते हो और मराठी नहीं बोलने पर अभिमान महसूस करते हो। तो ये जरा तमिल में करके देखो, कर्नाटक में करके देखो, मलयाली में करके देखो, गुजरात में करके देखो। गुजरात में तो बिहारियों को चुन चुन के भगाया, चुन चुन के भगाया। महाराष्ट्र के लिए आप क्यों नाराज हो इतने? नहीं नहीं, फिर तिवारी महाराष्ट्र की बात जी, हिंदी सिर्फ बिहार में नहीं बोली जाती, हिंदी मेजॉरिटी स्टेट्स में बोली जाती है। फिर हिंदी से अगर इस तरह की आपत्ति है तो फिर आपका बयान जो है वो वाइस वर्सा गया। तो फिर वो मराठी जो हिंदी बेल्ट में रह रहे हैं उनके साथ, जो सरकारी कर्मचारी हिंदी बेल्ट में रह रहे हैं उनके साथ क्या होगा? आपने कभी इस बारे में सोचा है? आपकी पार्टी ने या फिर राज ठाकरे की पार्टी ने शायद इस बारे में नहीं सोचा हो, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, अपनी राजनीति समझ में आती है, अपना परिवार, अपना रसूख समझ में आता है। उसके अलावा उसके आगे कुछ नहीं दिखता। परिवार है, राजनीति है, तो फिर बाकी सब कुछ है। उसके बाद मराठी वाले कहीं भी जाए, हिंदी वाले कहीं भी जाए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जितने भी मराठी भाषिक लोग, क्योंकि मराठी भाषा बोलने वाले या मराठी रूलर ये तो पानीपत तक पहुंच गए थे, और ग्वालियर है, इधर बड़ौदा है, दिल्ली है, यहाँ लाखों मराठी स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन वो हिंदी से बहुत प्यार करते हैं। कालेल जी, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए झगड़ा किया, आपने तो खुलेआम पैनल पे ऐलान कर दिया कि 20-25 ज्यादा हो जाता है, थोड़ा कम बहुत तो बजा ही सकते हैं। ये तो मैं अभी हेडलाइन में डालता हूं किशोर तिवारी जी के नाम से, और एज अ शिवसेना यूबीटी के नाम से मैं इसको भी न्यूज में भी चलाऊंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। सुशील व्यास इस पर क्या कह रहे हैं, मैं जरा उनका रिएक्शन ले लूं और बाकी पैनलिस्ट का रिएक्शन ले लूं जल्दी से। सुशील व्यास जी, बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है, उसका पेनिट्रेशन अगर आम लोगों तक पहुंचा, फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा तो शायद ये सवाल भी रिपीट हो जाएगा, ये डेंजरस ट्रेंड है। नहीं विवेक जी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटनाएं हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि जो, जैसे किशोर भाई भी कह रहे थे कि बहुत वर्षों से जो इस प्रदेश में रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, यहाँ जिनका जन्म हमारे जैसे लोगों का यहाँ हुआ है, उनको ये अपेक्षा रहती है कि उनको मराठी भाषा में कार्य अपना करना चाहिए, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए, और क्यों नहीं, उसमें कौन सी बड़ी अड़चन का काम है। हाँ, लेकिन उसके लिए जोर जबरदस्ती जिस तरह की वो कान के नीचे बजाना वगैरह की भाषा जो है वो भी ठीक नहीं है। तो आग्रह, सुशील भाई, आग्रह हो सकता है ना, आग्रह भी ठीक है। मेरा अगला वाक्य वही था विवेक जी, आग्रह की और रह रहे हैं तो मराठी भाषा आना चाहिए। आप बॉलीवुड हटा दीजिए, बंद कर दीजिए, बॉलीवुड में ताला लगा दीजिए अगर हिम्मत है तो। जी, मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों ने मराठी में शिक्षा ग्रहण, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं, मैं किसी भी भाषा को दरकिनार नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में एक राजकीय भाषा और 22 जो है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा है। मैं किसी भाषा का किसी, और यहां तो कहा जाता है भाई, कोस कोस में पानी, डेग डेग में पानी, कोस कोस में वाणी। नहीं, मैं वही कहने जा रहा था कि आग्रह की भूमिका रहनी चाहिए, और ये अपेक्षा की जाती है कि आप इतने वर्षों तक अगर यहाँ रहते हैं, हाँ, तो आपको यहाँ के स्थानीय भाषाओं को लगाव होना चाहिए, उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें कम्युनिकेशन कर सके, और लेकिन उसके लिए जोर जबरदस्ती, मारपीट, ये भी ठीक नहीं। नहीं, पीछे पड़ जाने वाली बात से कौन सी मजबूरी है? आजाद देश में रह रहे हैं, हर किसी का अपना अधिकार है, अपने जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, भाषा का अधिकार है, सब कुछ का अधिकार है। ये पीछे पड़ गए, हाथ धो के नहीं करो। लेकिन इसके देखिए, इसका बैकग्राउंड जो आप लोग बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोग मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं,
प्योर पॉलिटिक्स है इसके बेस में, जिसमें हम लोग पिस रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं अगर हिंदी से इतनी नफरत है, हटा दीजिए सारे साइन बोर्ड, बंद कर दीजिए हिंदी वाले, और बंद कर दीजिए सारा बॉलीवुड और जितने भी हिंदी इंस्टीट्यूट और बाकी चीजें स्कूलें चल रही हैं सब बंद कर दीजिए। लेकिन यह बात कोई नहीं कह रहा कि इसमें हम बीएमसी चुनाव देख रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव देख रहे हैं, या अपना परिवार राजनीतिक तौर पर अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक भाई, दुर्भाग्यपूर्ण पिछले अनेक वर्षों से जिस दल से किशोर भाई आते हैं, उनके नेताओं ने जब जब महानगर पालिका का चुनाव आया है, मुंबई खतरे में है, मुंबई में मराठी भाषी खतरे में है, भले उन्हीं के चलते मुंबई के जो मुख्य धारा में रहने वाले मराठी भाषी थे, यहाँ से मुंबई शहर की सीमाओं से बाहर हो गए, नाला सुपारा विरार तक, कल्याण अंबरनाथ तक, मुख्य जो गिरगांव वगैरह दादर वगैरह के इलाके से मराठी भाषी चले गए, पलायन हो गया। तो ये उसके लिए जिम्मेदार कौन था? 25 वर्षों से तो यही बहुमत है। लेकिन जब जब चुनाव आते हैं, उनको महानगर पालिका हाथ में रखनी है, कह रहे हैं कि मुंबई चला जाएगा, मुंबई को अलग कर देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि मुंबई को कोई अलग नहीं कर सकता। संयुक्त महाराष्ट्र की जो लड़ाई थी, जिससे लड़ करके मुंबई के हमारे 105 शहीदों ने ये मुंबई अपने महाराष्ट्र में जोड़ी है, 1 इंच भी मुंबई को अलग नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए जिस तरह की जबरदस्ती और माहौल बनाना मात्र वोट के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आपको तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तिवारी जी। सुशील व्यास की पार्टी ऑफिशियल स्टैंड है, महाराष्ट्र में अगर रोजी रोटी कमाना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। वो सुशील व्यास की पार्टी में अभी नए नए आए और तो उनको बराबर मालूम नहीं है। उनका तो जो गृह राज्य मंत्री है सर, वो तो जी बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए। कदम वही बोलता है योगेश कदम, गृह राज्य मंत्री बोलता है कि आपको ऐसा चलेगा नहीं, आपको मराठी बोलना पड़ेगा। यानी कनपट पे मारने के लिए तो इनमें इंटरनल स्पर्धा लगी हुई है। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये इसमें कॉमन कंसेंसस है, महाराष्ट्र में रहना होगा, मराठी तो बोलना होगा। हाँ विवेक, अब आप तुम बोल रहे ना तो लता मंगेशकर को भूल जाते हो, माधुरी दीक्षित को भूल जाते हो। हाँ, अरे बॉलीवुड में मराठी लोगों का कंट्रीब्यूशन भूलो मत। दादा साहेब फाल्के जो थे वो महाराष्ट्रियन ही थे, और अभी भी कितने महाराष्ट्रियन लोग ही है। हाँ, फिर तुम हमारे गोवारीकर को ले लो या मांजरेकर को ले लो, अरे महाराष्ट्र की तो भूमि से बहुत मराठी मानुस निकले, फिर सचिन तेंदुलकर हो या माधुरी दीक्षित की पिक्चर है तो आप देख लेते हैं। माधुरी दीक्षित जब हिंदी में डायलॉग बोलती है तब पर्दा क्यों नहीं फाड़ देते आप लोग? अरे नहीं, माधुरी दीक्षित तो भारत की सम्मान है। अच्छा। और भारत रत्न आप उनको विरोध भेजिए, आप उनको विरोध भेजिए कि भाई हिंदी में डायलॉग मत बोला करो, मराठी में बोला करो। अरे आपको उनको विरोध देना चाहिए ना तिवारी जी। आप तो पिक्चर देख के आ जाते हैं आप। अरे मैं वो कहां का कहां ले जाते हो तुम भी। हाँ, ये विवाद कहां चालू हुआ? आप दुकान में सब्जी खरीदने गए और सब्जी का भाव आप हिंदी में बता रहे, उसको समझ ही नहीं रहा। हाँ, वो आप निरी कमजोर मैं ले आता हूं वापस लाइन पे जल्दी से। शिवानंद हुल्यालकर जी के पास जा रहा हूं। निरी कमजोर मजदूर लोगों को निशाना बनाना, यही एजेंडा है बस, और कोई एजेंडा नहीं है। निरी कमजोर लोगों को, किसी मजबूत आदमी को आप देखिए, हाथ लगा दिखाइए। बहुत हिंदी भाषी के बहुत कलाकार रह रहे हैं उधर आपके मुंबई में। और उनके शादी में नाचने जाते हैं हम, तुमको मालूम है ना, नाचने जाते हैं हम शादी में। हाँ हाँ विवेक, मालूम है कि नहीं मालूम है तुम्हें? नहीं, वो तो सबको पता है कौन किसकी शादी में नाच रहा है। हाँ जी, शिवानंद हुल्यालकर जी कह रहे हैं। शिवानंद हुल्यालकर जी। विवेक जी और पूरा पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। विवेक जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब और आदरणीय राज ठाकरे साहब, दोनों भाई एक साथ आने के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना गठ और बीजेपी को मिर्ची लगाए। मेरे को लग रहा है कि यहाँ बैठ के जिस तरह से ये बोगस गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, ईवीएम हैक करके ब्लैक एंड व्हाइट जो वोटर लिस्ट ऐड करके जीत के आए हुआ फ्रॉड गवर्नमेंट को मैं बोलना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। इधर देखिए, ये जो सब करवा रहे इसके पीछे जो भी है बीजेपी आरएसएस है।
इसके पहले भी कुणाल कामरा का पूरा स्टूडियो तोड़ दिया, उसको जान से मारने की धमकी दिया। इसके पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, आज तक उसमें जांच नहीं हुआ। अच्छा, वो जो जिस कलाकार का आपने नाम ले रहे हो वो मराठी में वो करते हैं, नहीं सब बातें संवाद नहीं करते हैं। वो। हाँ, और मरा- दूसरी बात, अच्छा, मुंबई और महाराष्ट्र किसी का बाप का नहीं है, सबका है। और कोई भी कानून नहीं तो कुछ हाथ में लोगों ने नहीं ले समझ तो सकते। कुछ लोगों ने समझ लिया है। नहीं सर, सुनिए, कोई भी हाथ नहीं लगा सकते। लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहे हैं? आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का काम क्या है? एकनाथ शिंदे सर का काम क्या है? अजित दादा पवार जी का क्या काम है? अगर इतना ही एकनाथ शिंदे जी को बुरा लग रहा है तो विड्रॉ कीजिए, सपोर्ट, हटिए साइड। नहीं हो रहे, अभी इसमें खेला हो रहा है एकनाथ शिंदे साहब के साथ। अभी आदरणीय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, आदित्य ठाकरे जी, दोनों का 3.5 घंटे एक सीक्रेट 5 स्टार होटल में मीटिंग हुआ है। एकनाथ शिंदे जी के साथ खेला हो रहा है, और जो होगा ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर खेला शिवानंद भाई, खेला तो महाराष्ट्र इलेक्शन के नतीजे के बाद से करवाने की कोशिश लगातार हो रही है। दावा जिस तरह से किया जा रहा था, जो दावे आ रहे थे, वो तो अभी तक हो ही रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 बात है। पहली बात। दूसरी बात, अभी पैनल में ही तिवारी जी ने कान के नीचे बजाने का समर्थन किया, उस पर भी आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। क्या आप उनके वक्तव्य को सपोर्ट करते हैं? विवेक जी, या फिर आप कह दीजिए तिवारी जो है वो अनऑफिशियल बीजेपी स्पोक पर्सन है, वो यूबीटी के नाम से आए हैं। विवेक जी, तिवारी साहब एक आदरणीय है, वो उनके राय रखे तो उसमें हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। नहीं, कान के नीचे बजाने की बात कर रहे हैं, उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। इधर सुनिए ना, उन्होंने आदरणीय उद्धव ठाकरे जी कभी भी नहीं बोला। पूछिए तिवारी साहब को, कब बोला उद्धव ठाकरे जी? कभी नहीं बोला है। कभी भी किसी के ऊपर हाथ उठाने, कभी नहीं। उत्तर भारतीय उल्टा सबसे ज्यादा शिवसेना में है, माइनॉरिटी सबसे ज्यादा शिवसेना में है। क्या बोल रहे हैं? और ये जो कर रहे हैं, इसके पीछे बीजेपी और मेरा गंभीर आरोप है एकनाथ शिंदे शिवसेना गठ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में टकराव में एक तिनकी आग लगी हुई है। मुंबई या महाराष्ट्र किसी का बाप का नहीं है, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी रह सकते हैं। हाँ। देखिए, कोई भी इधर कानून हाथ में नहीं ले सकते, कानून ऑर्डर है इधर। दूसरी बात, महाराष्ट्र कर्म भूमि में, शाहू फुले आंबेडकर कर्म भूमि में कोई भी किधर भी रह सकते, जा सकते हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मैं भी कल अगर दिल्ली गया, अभी बिहार इलेक्शन इंचार्ज हूं मैं, अगर बिहार जाने के बाद मैं कर्नाटका का भी इंचार्ज हूं, उधर अगर मेरे को भाषण है, मेरे ऊपर मारपीट हुआ तो ये सही नहीं है विवेक जी। ये जो भी कर रहे बीजेपी, ये पहलगाम का अटैक का मुद्दा, जैसा नोटबंदी है वैसा वोटबंदी एसआरए का मुद्दा, ये हटाने के लिए ये सब बीजेपी आरएसएस करवा रहे हैं। ये तो कमाल बात है, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अगर एसआईआर हो तो बीजेपी करवा रही है, महाराष्ट्र में भाषा विवाद हो बीजेपी करवा रही है, कांवड़ विवाद हो बीजेपी करवा रही है। विवेक जी 25 पहलगाम में आतंकी घुसपैठ का मामला हो तो बीजेपी फेल है। मतलब सब चीज में ओवरऑल हर एक मुद्दे को लेकर आप लोग, अब जब एमएनएस खुले आम ही एक्सेप्ट कर रही है, राज ठाकरे का बयान है मंच से कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। विवेक जी, आप लोग पॉलिटिक्स में सब कुछ नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? शिंदे जी के होम मिनिस्टर बोल रहे हैं मराठी आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। कदम जी या वो ये होम मिनिस्टर रिजाइन जी, करना चाहिए। राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं, ये मारने पीटने की बात कैसे हो सकती है? राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल जी। विवेक जी, भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को पूरे देश के किसी भी हिस्से में जाने की अनुमति देता है, और वो बाध्य नहीं है। अब मैं गुजरात जाऊं तो मैं गुजराती बोलूं, तमिलनाडु जाऊं तो मैं तमिल में बोलूं। मैं बता दूं कि मैं अलग अलग हिस्से में तमिलनाडु जाके मैं रहा हूं, वहां पे बिल्कुल रिमोट एरिया में भी रहा हूं, वहां पे जाके घूमा हूं पूरे क्षेत्र में, जहां पे कि सच में अधिकांश लोगों को हिंदी समझ में आ रही थी विवेक जी, लेकिन हिंदी समझ में नहीं भी आ रही थी, उनको अंग्रेजी भी समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी इशारों में बातचीत कर रहा था और उसको भी लोग समझ रहे थे, बड़ा स्वागत कर रहे थे। तो ये कहना कि नहीं तमिलनाडु में जो है कि वहां पे भी ये घटनाएं घट रही है, मुझे तो वैसी घटना तरफ नहीं दिखी उस रूप में अभी इस समय हाल फिलहाल में। तो ये संकट की जो स्थिति है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाषा को लेके किसी को बाध्य करना, किसी का मानहानि करना और उसमें हिंसा का समर्थन करना, उसको कहीं से भी उसका
बचाव नहीं किया जा सकता। मराठी भाषा की संस्कृति बड़ी विशाल संस्कृति रही है विवेक जी। मराठी साहित्य को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया है वो भी काफी विशाल रही है, काफी समृद्ध साहित्य है। लेकिन जब किसी भाषा को आप जबरन थोपेंगे तो आप सोच के देखिए कि जो उनका मूल मर्म है, वो मूल मर्म को खुद ही जो है कि ये पूरे मराठी आंदोलन के नाम पे जो है इसको खोया जा रहा है। मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि विवेक जी, मराठी जबरन बोलवाने को लेकर हिंसा करने वालों के ऊपर एक जीरो टॉलरेंस की जो परिस्थितियां बननी चाहिए थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उसमें पूरी तरह से विफल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक तरह से जुलाई के फर्स्ट वीक में ही उन्होंने बयान भी दिया था, तब भी मैंने कहा था कि उन्होंने बयान देने में भी विलंब किया है, लेकिन उनके बयान देने के बाद भी स्थिति सुधरी नहीं है, बल्कि स्थिति बिगड़ गई है। आप सोच के देखें कि ट्रेन में सीट के लिए जो झगड़ा हो रहा है, वहां पर भी हिंदी बनाम मराठी की स्थिति आ जा रही है। सड़क के किनारे कोई चल रहा है, उसको भी कोई लड़की चल रही है, उसको भी आप बात भी कर रहे हैं कि आप मराठी में क्यों नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी को मराठी के प्रति या तमाम भाषाओं के प्रति किसी का दुराग्रह क्यों होगा? किसी का भी दुराग्रह नहीं होगा। लेकिन किसी को जबरन, किसी को अगर मराठी नहीं आ पा रही है किसी भी कारण से, तो फिर वैसे स्थिति में उससे कोई भाषा बोलवाना, ये तो फिर एक हम देश को भाषाई संघर्ष में झोंकने वाले स्थिति में आ जाएंगे। ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है। सबसे पहले तो उनको जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके जो इस प्रकार के भाषा विवाद क्यों कुछ नहीं बोल पाते बयान देते हैं, उनका जो पार्टी इसको हवा दे रही है उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल पाते हैं? आपकी क्या मजबूरी है? मैं तो कह रहा हूं कि एमएनएस के ऊपर बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, देखिए कैमरे में सब कुछ नजर आ रहा है विवेक जी, ऐसा तो नहीं कि कैमरे में केवल पीड़ित व्यक्ति नजर आ रहे हैं, जो पिटाई कर रहे हैं पिटाई करने वाला भी नजर आ रहा है। तो जब दोनों पक्ष नजर आ रहे हैं, किसने पिटाई की, कितने थप्पड़ की पिटाई की, पूरा हिसाब किताब नजर आ रहा है, तो फिर वैसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो मैं तो अच्छा, थप्पड़ मारने में कितनी बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मुझे ये बताइए। देखिए आपको पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाएगी, आप उसमें राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर लेंगे। दोबारा अगर आपका चीफ ही आपका जो सुप्रीम लीडर है वही आपको कह रहा है कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, तो फिर कार्यकर्ता क्या करेंगे? विवेक जी, लॉ एंड ऑर्डर आप, या तो फिर आप कह रहे हैं मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है? मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है। अगर कोई भाषा के आधार पर मारपीट कर रहा है तो केवल ये मारपीट का मामला नहीं है, ये देशद्रोह का मामला है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला है। ये तो बहुत बड़ा बना दिया आपने। ये अगर देशद्रोह का मामला है तो ये तो अच्छी संज्ञा दी आपने। एमएनएस के जितने कार्यकर्ता सबका और एमएनएस चीफ को देशद्रोही बता रहे हैं आप। आप ये बताइए ना, आप नहीं, आपका संदर्भ यही है ना? मैं बिल्कुल, जो लोग भी शामिल है, मेरा संदर्भ बिल्कुल खुल्ला है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है जी। और ऐसे देशद्रोहियों के ऊपर देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा सुनील कौशिक जी से समझते हैं। सुनील कौशिक जी। नहीं देखो, तिवारी जी बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, क्या उनको याद नहीं कि 80-90 के दशक में क्या हुआ मराठी मानुष के नाम पर? पहली बार हो रहा है क्या? जब शिवसेना से जुड़े हुए राजनीतिक दल कमजोर होते हैं, मीडिया में उनको स्पेस नहीं मिल पाता, तो यही उनके पास मुद्दे होते हैं। चाहे 80 के 90 की दशक की बात कर ली जाए या 2008 की बात कर ली जाए। 2008 में तो बड़ा बवाल हुआ सड़कों पे, ट्रेनों में। यही राज ठाकरे साहब थे जिन्होंने खुल करके अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम किया, चाहे भर्ती को लेकर के हो, चाहे वहां व्यवसाय को लेकर के हो। दर्द इस बात का है कि पूरे महाराष्ट्र की हम बात करें विवेक जी, तो महाराष्ट्र में ज्यादा नहीं है, 11% के आसपास हिंदी बोलने वाले हैं। लेकिन इन महानगरों की हम बात करेंगे तो ये महानगर में अभी 2025 के जब जाति जनगणना हो जाएगी 26 में, तब आंकड़े आएंगे, तब देखेंगे लगभग मराठा भाषा से बोलने वालों की संख्या ज्यादा हो गई हिंदी बोलने वालों की। जो उत्तर भारतीय क्षेत्र से जो लोग जा रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2011 के आंकड़े ही दोनों के बराबर के आसपास हैं। 2011 में हम आंकड़े देखेंगे तो 35 से 40% मराठी बोलने वाले हैं और हिंदी बोलने वाले हैं 30 से 45%। तो ये आप देखेंगे, चाहे मुंबई हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, पुणे हो, औरंगाबाद हो, इन शहरों की हम बात करें तो निश्चित तौर से शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी को और राज ठाकरे जी को इस बात का दर्द है कि जो उनके शिकंजे में जो महानगर थे वो धीरे धीरे करके निकलते जा रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है। और तिवारी जी की भाषा आप देखिए
कि सीधी सीधी पीटने की बात कर रहे हैं। और अब टेलीविजन यही पे बैठ और के। दूसरे देश के कोनों में हो जाए कि महाराष्ट्रियन को वो भी तमाचे लगाने लगे गाल के नीचे, कान के नीचे, तब इनको कैसा लगेगा? दिल्ली में ये लोग आएंगे, इनके साथ क्या व्यवहार होगा? तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर से भाषा जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती है। लेकिन अब मीडिया में स्पेस आपको नहीं मिल पा रहा है, या महानगर के चुनाव आने लगे हैं तो आप वही हथियार दोहराने लगेंगे जो 80-90 के दशक से आप दोहराते आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है राजनीतिक दलों को भी समझना पड़ेगा और महाराष्ट्र की जनता को। ये आप कह रहे हैं कि इनकी सियासी जो पारी है वो जब जब डगमगाती है तो फिर ये हिंदी भाषी को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल, आप देखिए 2008 के बाद क्या 2008 के और 2025 के बीच की कहानी देखिए, आप कहीं दिखाई दिया? लेकिन आप इतने कमजोर होते चले जा रहे हैं तो निश्चित तौर से आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। राज ठाकरे की भाषा आप देखिए, जैसे कोई गुंडा बोल रहा है, गुंडे जैसी भाषा। और पालम गांव में जब घटना हुई किसी साधु के साथ, तब चूड़ियां इन लोगों ने पहन ली थी, पालघर तब इनके मुंह में शब्द नहीं थे। पालघर एक साधु के साथ क्या व्यवहार किया गया, वहां पे किस तरीके से हत्या की गई, तब इनके लिए नहीं था। और आज आप देखिए कि जब बिल्कुल आप साइडलाइन कर दिए, उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद आप स्थिति देखेंगे, वो शब्द देखेंगे, वही पुराने शब्द 2008 सर, आजाद मैदान का वो प्रोटेस्ट याद कर लीजिए आप, जिसमें अमर जवान ज्योति को लात मारी गई थी। तब ये सारे सूरमा घर में बैठे हुए थे। मैं वही कह रहा हूं कि जब इनको मीडिया में स्पेस देना मीडिया बंद कर देती है और लगता है कि लोग इनको भूलते जा रहे हैं, तब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ यही मुद्दा है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब 80-90 के दशक में जब माटी मानुस वाली बात चली, तो इनके जो संगठन की जो शाखाएं थी, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, जब बाल ठाकरे के साथ मीटिंग हुई तो कितना विरोध हुआ उसमें। ये याद होगा तिवारी जी को कि जिन हिंदी राज्यों में आपकी यूनिट खड़ी हुई थी, यूनिट के प्रेसिडेंट ने क्या बोला था ठाकरे साहब के सामने। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि कोई एक सीमा होती है, उस सीमा से आप ज्यादा क्रॉस करेंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि देश को बांटने की बात आप कर रहे हैं। तिवारी जी, राहुल जी, एक सेकंड में तिवारी जी का आंसर ले लो। तिवारी जी को डायरेक्ट उन्होंने सवाल पूछा। तिवारी जी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर सुनील कौशिक को बहुत दिन के बाद मिल रहा हूं तो अच्छा भी लगा। देखिए, मैं अभी बता रहा हूं तुमको बताता हूं, जब जब चुनाव आएंगे, जब जब पॉलिटिकल स्पेस कम मिलेगा, तब तक भाषा का विवाद होगा। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। मैं बताऊं तुमको, वो मीरा भायंदर के अंदर पूरे मिला के 15 से 16 झापड़ मारी, एक ही घटना हुई। लेकिन ये विवेक चांडिलचरी के जितने भी शाम के पत्रकार थे, वो चालू हो गए, पूरी गोदी मीडिया पूरी की पूरी शाम को। और हवा कौन दे रहा है? अरे राज ठाकरे को अगर हवा तो देना बंद कर दो तो झापड़ मारना बंद हो जाएगा। ये पॉलिटिकली आपने आइसोलेशन में जो घटना होती है उसके वीडियो बाजार के अंदर लाता कौन है? तो बीजेपी का आईटी सेल लाता है। अभी महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है कि मराठी वोट 3-4 पार्टियों में बटेंगे, तो हिंदी वोटों को जोड़ के रखना है। और अगर बीजेपी नहीं आती है तो हिंदी भाषी इनसिक्योर हो जाएंगे, ऐसी भावना लाना है। ऐसा देवेंद्र फडणवीस को किसने तो भी समझा दिया। फिर देवेंद्र फडणवीस ने जाके 4 घंटा राज ठाकरे से मीटिंग की। तो करता जैसा राहुल ने बताया कि करता धरता तो देवेंद्र फडणवीस है। उसका गृह राज्य मंत्री बोलता है कि गृह राज्य मंत्री पद पे रहते हुए बोलता है कि मराठी अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको मार खाना पड़ेगा। मुझे बताइए, आप देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, आप योगेश कदम के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। अब ऐसे वक्त मैं सुनील कौशिक बोलूं कि तुम यार समय के साथ भी अंधभक्त भी हो गए तो बुरा लगेगा तुमको, वरना मैं नहीं बोलता हूं। लेकिन देखो, हाँ। अब तुमने इतना गंभीर विषय निकाला है, इसलिए मैं जवाब देता हूं। ना ही तो 2006 के अंदर, ना ही तो पिछले 4 चुनाव के अंदर मराठी मानुस का कार्ड राज ठाकरे के पल्ले में पड़ा है।
कोई किसी ने वोट दिया नहीं है, उनका वोट परसेंटेज तो अब 0.1 पर आ गया है। तो क्या होता है कि हम लोग किसको हवा दे और किसको ना दे, ये विवेक शांडिल ने सोचना चाहिए ना। सुनील कौशिक जी वहीं सवाल उनके- उठाए, तिवारी जी कमाल है तो वो अंधभक्त हो गए, हम कुछ बोल दे तो हम गोदी वाले हो गए। भैया हिंदू हितों की बात करने वाले गोदी किसकी गोदी में जाके बैठे ये तो दुनिया जानती है। हिंदू हितों की बात करने वाले लोग, तिवारी जी, और बताऊं मैं आपको 19,000 से ज्यादा बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, 13,039 भाषाएं। आपको कितनी आती हैं तिवारी जी? नहीं, मुझे मराठी आती है क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। हाँ, और मैं हिंदी भाषी हूं करके हिंदी आती है। तो फिर महाराष्ट्र से और बाहर कैसे कुछ जाएंगे आप? अंग्रेजी आती। महाराष्ट्र से बाहर कैसे जाएंगे? आपको दिक्कत हो जाएगी काफी। अब वो कनपट संभाल के जाना पड़ेगा, और क्या करेंगे। हाँ, अरे मुझे समझ में नहीं आता है, अगर जिस राज्य में आप रोजी रोटी कमाते हैं वहां की भाषा तुमको आए, इतना आग्रह अरे भाई साहब, अगर मैं कर कह रहा हूं लिया- 2-4 वोटों के लिए क्यों ये करना है? अस्तित्व जिस पार्टी का नहीं है, एमएनएस को कितने वोट मिले? एमएनएस ने जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ 125 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 0 सीट मिली, 1.5% का वोट शेयर है। शिवसेना, चलिए फिर भी मैं मानता हूं, शिवसेना ने हालांकि सबसे ज्यादा सीटें मुंबई में जीती हैं, 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 20 सीटें वो जीत पाई। जो 10 सीट है वो केवल मुंबई में शिवसेना ने हासिल किया। तो कोर जो एक तरह से पॉलिटिक्स था वो मुंबई में आकर टिक गया। तो मैं ये कह रहा हूं, बेसिकली अस्तित्व की लड़ाई हो गई ना फिर, कि भाई मराठी की बात करेंगे तो ही 2-4 वोट मिलने हैं, वो मिलने हैं, इसके अलावा पूरे राज्य में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। भाई रोजगार का मुद्दा हो सकता है, महंगाई का मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है, बीमारी का मुद्दा हो सकता है, बाढ़ का मुद्दा हो सकता है, महाराष्ट्र में किसानों का मुद्दा आज भी बहुत गंभीर मुद्दा है, यह मुद्दा हो सकता है, युवाओं के लिए बात हो सकती है। ये आखिर कौन सा भाषा की बैरियर लगाने वाली कौन सी बात है? और आपने ठीक कहा कि ये जो हालात पैदा हो रही है दूसरे स्टेट में, ये कनपट संभाल के ही जाना पड़ेगा। एक मिनट विवेक जी, एक बहुत सीरियस विषय तुमने निकाला। मैंने मेरे जिंदगी के 40 साल आदिवासी और किसानों में निकाले। मैं बता रहा हूं, मैंने पूरा दौर देखा, इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा। ना तो बेरोजगारी, ना तो महंगाई, ना तो किसानों की आत्महत्या, ना ही तो स्वास्थ्य, ना ही तो शिक्षा। इस पर कोई मीडिया कुछ बोलती नहीं। मीडिया बोलती आप उठाइए, है, हम नहीं बोलेंगे तो मोदी- आप उठाइए, हम नहीं बोलेंगे तो फिर आप बताइएगा। मैं यहां टेलीविजन पे वादा कर रहा हूं, आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, आप उठाइए इस मुद्दे को, और हमने नहीं इस पर बातचीत की फिर आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूं। आप उठाइए इस मुद्दे को, आप उतारिए इस मुद्दे को जमीन पर और वहां की विधानसभा में, हम उतरेंगे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन मुद्दा क्या उतरता है? मुद्दा उतरता है हिंदी और मराठी। महाराष्ट्र के लोग सिर्फ महाराष्ट्र में रहते हैं ऐसा थोड़ी है, महाराष्ट्र के लोग हिंदी भाषी स्टेट में भी रहते हैं। लेकिन चंद राजनेता अपनी छोटी सी राजनीति के लिए 2-4 सीटों के लिए इस तरह की बातों को हवा देते हैं।